आप सभी का स्वागत है मानसिक स्वास्थ्य सत्र 5 संज्ञानात्मक विकृतियां। आज हमारे सत्र के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। खास नकारात्मक विचारों जिन्हें हम संज्ञानात्मक विकृतियां कहते हैं, उनको पहचानें और नाम दें। किस प्रकार नकारात्मक विचार एक मानसिक दुनिया का निर्माण करते हैं जो असल में वास्तविक नहीं होता, उनको समझें। संज्ञानात्मक विकृतियाँ हमें नकारात्मक व्यवहार और अनावश्यक दुख की ओर ले जाते हैं। सत्र में हम इन विषयों के बारे में बात करेंगे। पहले अनमोल वचन, दूसरा पूर्व सत्र की संक्षिप्त समीक्षा, फिर हमने सीडी संज्ञानात्मक विकृतियों के लिए 4 चरण मॉडल कैसे लागू किया। हम 7 और सीडी यानी संज्ञानात्मक विकृतियाँ उनसे परिचय कराएंगे और फिर हम एक गतिविधि करेंगे, एक सामूहिक और व्यक्तिगत। आज हमारे पास कुछ और नकारात्मक पैटर्न या एएनटीज, स्वचालित नकारात्मक विचार, जो कि हम लोगों में समाहित है, उनको पहचानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले की तरह आइए हम एक अनमोल वचन के साथ शुरुआत करें। आज के सत्र के लिए हमारे लिए एक उल्लेख है। अगर कोई तैरना जानता है तो लहरों में तैरकर खुशी का अनुभव करेगा, लेकिन जो तैरना नहीं जानता वह डूब सकता है। आपको क्या लगता है कि हम जो आज काम कर रहे हैं, दिमाग के बुनियादी यांत्रिकी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें यह उल्लेख लागू कर सकते हैं? कुछ देर वीडियो रोकें और इस पर चर्चा करें। हाँ, अगर हम तैरना सीखते हैं तो हम पानी में सुरक्षित हैं और इसमें खेलने का आनंद लेते हैं। इसी तरह अगर हम अपने विचारों और भावनाओं को समझ सकते हैं और उन्हें प्रबंधित करना सीखते हैं तो जीवन आसान हो जाता है। यदि हम मन का प्रबंधन करना सीख जाते हैं तो ये आसानी से हमारे लिए संकट और दुख का कारण नहीं बन सकता है। संज्ञानात्मक विकृतियाँ वास्तव में विचार हैं जो किसी स्थिति को विकृत करके गलत बताते हैं। संज्ञानात्मक विकृतियाँ आमतौर पर एक परिस्थिति के बारे में विचार होते हैं जो सटीक नहीं होती हैं। वे आमतौर पर नकारात्मक तरीके से पक्षपाती होते हैं, हमारे विचारों को नकारात्मक बनाते हैं जबकि वे उस तरह के नहीं होते हैं। आज हम संक्षेप में संज्ञानात्मक विकृति के एक प्रकार के उदाहरण जो हमने कल सीखा, इसकी समीक्षा करेंगे। सीखने की ओर हर कदम हमें थोड़ा और मजबूत बनने में मदद करती है, लेकिन जो हम सीखते हैं उसका अभ्यास करना होगा। आज आपको अपने ही जीवन की कुछ परिस्थितियों का उदाहरण स्वरूप लेकर अभ्यास करने का मौका होगा। पहले सुनिश्चित करते हैं कि हम इस बारे में स्पष्ट हैं कि स्थिति क्या है।
एक स्थिति एक घटना है जो कुछ घटित होता है। यह एक वस्तुगत वास्तविकता और बाहरी घटना हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर बाहर बारिश हो रही है तो यह एक वस्तुगत वास्तविकता है, ये एक रियलिटी है। आप बारिश देख सकते हैं, उसका वर्णन कर सकते हैं, उसे छू सकते हैं। लेकिन एक स्थिति एक ऐसी घटना भी हो सकती है जो आंतरिक है। यह मन में कल्पना की जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास एक विचार है कि उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया, जब तक आपके पास सबूत नहीं होंगे आपने एक ऐसी स्थिति बनाई है जो सच नहीं हो सकती। इसलिए उदाहरण के लिए, हो सकता है कि वे लोग आपको नहीं छोड़ रहे होंगे, बल्कि कहीं नहीं कहीं आप इंतज़ार कर रहे हो। यह भी याद रखें कि एक स्थिति हमारे इंद्रियों द्वारा मस्तिष्क को भेजी जाने वाली एक सूचना है, और इस समय यह केवल एक डेटा है। उदाहरण के लिए, दो लोग हंस रहे हैं और फिर आपकी ओर देख रहे हैं। यह वाकया सिर्फ इतना कहता है, आपकी पत्नी या पति ने फ़ोन का जवाब नहीं दिया। यह भी सिर्फ डेटा है, बस जानकारी जो मस्तिष्क में पंजीकृत है। ये सभी उद्देश्य तटस्थ घटनाएं हैं जब तक हम अपने विचारों को इनके साथ नहीं जोड़ते। विचार तब एक व्याख्या, घटनाओं की एक धारणा बनाते हैं। पिछले सत्र में हमने एक उदाहरण लिया था, उसे संक्षेप में देखें। हम एक संज्ञानात्मक विकृति को समझने की कोशिश कर रहे थे। क्या आपको इसका नाम याद है? रोकें और जवाब दें। पिछले सत्र को याद करें। माइंड रीडिंग इस संज्ञानात्मक विकृति जब एक दिलचस्प उदाहरण द्वारा देखा गया था। ऐसा यकीन करना कि हम दूसरों का मन पढ़ सकते हैं, मतलब हम जानते हैं कि दूसरे लोग क्या समझते हैं और मानते हैं। यहाँ आप 4 स्टेप मॉडल देखते हैं। आइए परिस्थिति से शुरू करते हैं। कल के उदाहरण में श्वेता ने एक दोस्त बीना को एक अच्छा उपहार भेजा, लेकिन बीना ने कोई जवाब नहीं दिया। श्वेता को समझ में नहीं आया कि बीना ने क्यों जवाब नहीं दिया, और श्वेता ने नकारात्मक सोचना शुरू कर दिया। क्या आपको उसके विचार याद हैं? वीडियो रोकें और बताइए। उसे उपहार पसंद नहीं था। वह हमारी दोस्ती को महत्व नहीं देती। वह वास्तव में मेरी परवाह ही नहीं करती है। यह विचार माइंड रीडिंग का एक रूप है। श्वेता मान रही है कि उसे पता है कि बीना क्या सोच रही है, महसूस कर रही है और मानती है। इन विचारों ने श्वेता को कैसे प्रभावित किया? उसने क्या महसूस किया और क्या किया? वीडियो रोकें और कुछ देर चर्चा करें। श्वेता की बहुत सारी दर्दनाक भावनाएं थी, जिसके जवाब में उसने कल्पना की कि बीना उसके बारे में क्या सोच रही थी और महसूस कर रही थी। उसने अपने दोस्त के बारे में अपने दिमाग में एक दुनिया बना दी। फिर क्या हुआ जब इन दोनों ने फिर से एक दूसरे को देखा? श्वेता ने बीना के प्रति कैसा व्यवहार किया? वीडियो रोकें और जवाब दें। अब बीना उलझन में थी और उसने श्वेता से पूछा कि क्या चल रहा था। अंत में उन्होंने बात की और अपने इस भ्रम को दूर किया। दरअसल श्वेता अपने विचारों की वजह से आहत थी। उनकी खुद की बनी कहानी इस बारे में थी कि बीना ने
उसे भेजे गए उपहार का जवाब क्यों नहीं दिया? उसके मन में कहानी केवल नकारात्मक विचारों द्वारा बनाई गई एक कल्पना थी। इसलिए उसने बीना के प्रति ऐसा व्यवहार किया मानो उसकी कहानी सच हो। हमारे विचार अक्सर हमें परिस्थिति की पूरी सच्चाई नहीं बता पाती। हम स्पष्टता से नहीं देख पाते और हम खुद की दुनिया कठोर कर लेते हैं, बिल्कुल श्वेता की तरह। लेकिन यह असल में बीना जो महसूस कर रहे हैं लेकिन यह असल में बीना जो महसूस कर रही है दर्शा नहीं पाता। यहाँ हम एक पूरे चक्र को देखते हैं कि क्या हुआ। हम 4 स्टेप मॉडल का उपयोग करके अन्य संज्ञानात्मक विकृतियों को यही प्रारूप 4 स्टेप यानी परिस्थिति, विचार, भावना और व्यवहार द्वारा सीखेंगे। क्या कोई श्वेता और बीना की कहानी इस 4 स्टेप्स के साथ परिस्थिति, विचार, भावना और व्यवहार के माध्यम से संक्षेप में हमें बता सकता है? वीडियो रोकें और अब बताएं। अब याद करने की कोशिश करते हैं। नकारात्मक विचार पैटर्न्स होने पर हम खुद से क्या सवाल पूछ सकते हैं? वीडियो रोकें और आप बताइए। हम क्या कर सकते हैं? क्या यह सच है? क्या मेरे सबूत सच हैं? क्या स्थिति को समझने के अन्य तरीके हो सकते हैं? क्या होगा अगर मैं अपने दोस्त को फ़ोन करूं और सिर्फ उपहार के बारे में पूछूं? इस तरह के सरल प्रश्नों से शायद हमें उन दर्द देने वाली भावनाओं से बचा जा सकता था। वीडियो रोकें और इस पर चर्चा करें। लेकिन क्या होगा अगर स्थिति सच थी? क्या होगा अगर बीना कुछ कठिनाई से गुजर रही थी और वास्तव में अपने दोस्तों से दूरी बनाए रखना चाहती थी? हम क्या कर सकते हैं ऐसी स्थिति में? वीडियो रोकें और चर्चा करें। अगर हमें बुरा भी लगे, हम एक दृढ़ निर्णय ले सकते हैं कि हम सही व्यवहार करेंगे और सामने वाले की इच्छा का सम्मान करेंगे। जब हम निराश महसूस करते हैं, तब भी हम निराशा सहकर आगे बढ़ते रहना सीखना चाहिए। इस दुख से हमें दब नहीं जाना चाहिए। न ही हमारे मन में नकारात्मक कहानियाँ बनाने की ज़रूरत है, न ही निर्दयी व्यवहार करने की ज़रूरत है। यहाँ स्वीकृति और निषेध है। यह मानसिक शक्ति का एक रूप है। जब चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं चलती हैं तो हमें टूटना नहीं चाहिए। जीवन में चुनौतियाँ हैं, यह जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। जब हम उनका सामना करते हैं और उनसे आगे बढ़ते हैं तो हम मानसिक रूप से मजबूत और परिपक्व हो जाते हैं। और हम शांति का भी अभ्यास कर सकते हैं। अपने आप को शांत बनाए रखने के लिए या शांत रहने के लिए कह सकते हैं, अपने आप के साथ कठोर न बनो। साहस के साथ, मजबूती के साथ खुद पे यकीन करिए। खुद पर विश्वास के साथ आगे बढ़िए। आप भी सिर्फ शब्दों को दोहरा सकते हैं। साहस, आत्मविश्वास, आनंद, शक्ति।
अपने दिमाग में आपको बेहतर महसूस करने में मदद करने के लिए। अब यहाँ उन 8 संज्ञानात्मक विकृतियों की सूची दी जा रही है जिन्हें हम देख रहे हैं। हमने माइंड रीडिंग के बारे में तो सीखा, इसलिए अब हमारे पास अन्य 7 विकृतियों के बारे में प्रत्येक का एक त्वरित सारांश होगा। हम प्रत्येक के लिए एक उदाहरण बनाएंगे। चित्र पर्सनलाइजिंग या व्यक्तिगतकरण नामक विकृति का प्रतिनिधित्व करती है। वैयक्तिकरण का अर्थ है किसी और की जिम्मेदारी को नकारते हुए अधिकांश चीज़ों के लिए खुद को दोषी मानते हैं। आप सोचते हैं कि आप किसी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा दोषी हैं, जबकि यह विचार नहीं करते कि अन्य लोग भी इस स्थिति में शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, मेरी वजह से हम खेल हार गए, लेकिन हो सकता है कि टीम के अन्य साथियों ने भी भूमिका निभाई हो, और आप इसे अनदेखा करते हैं और केवल खुद को दोषी मानते हैं। यह मेरी गलती है कि मेरी बेटी गणित की परीक्षा में फेल हो गई। निजीकरण किसी और को दोष देने के समान नहीं है। इसके बजाय यह तब होता है जब हम ज़रूरत से ज़्यादा या अत्यधिक दोष केवल खुद पर लगाते हैं। वीडियो रोकें। क्या आपने भी कुछ ऐसा किया है? चर्चा करें। फॉर्च्यून टेलिंग भविष्यवाणी करने की प्रवृत्ति है कि भविष्य नकारात्मक ही होगा, भले ही कोई सबूत नहीं है कि ऐसा ही है। हम मानते हैं कि भविष्य में चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं होंगी, कि हम किसी कार्य में सफल नहीं होंगे या हम किसी चीज़ में असफल होंगे। लेकिन इस विश्वास का समर्थन करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। यहाँ 2 उदाहरण हैं। कोई रास्ता नहीं है कि मैं उस प्रशिक्षण कार्यक्रम को पास करूँगा, मुझे कोशिश भी क्यों करनी चाहिए। दूसरा उदाहरण, मुझे यकीन है कि वो मुझे काम पर नहीं रखेंगे, और अगर वे रखते हैं तो वे शायद मुझे हर किसी से कम पैसे देंगे। तो याद रखें, भविष्यवाणी करना मतलब भविष्य के बारे में सोचना कि ऐसा होगा जो अभी तक मौजूद नहीं है। आप कल्पना करते हैं कि कुछ गलत हो जाएगा, भले ही ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं है। सभी या कुछ भी नहीं सोच बहुत कठोर सोच है। यह केवल चरण सीमाओं में काले और सफ़ेद शब्दों में स्थितियों को देखने की प्रवृत्ति है, जैसा या तो किसी के लिए प्यार महसूस करना या नफरत। इन दोनों भावनाओं के बीच में कुछ भी नहीं है। अन्य उदाहरण, अगर मैं इसे पूरी तरह से नहीं करता तो यह खराब और बेकार है। अगर मुझे वह प्रमोशन नहीं मिलती है तो मैं पूरी तरह से विफल, फेलियर हूँ। इस संज्ञानात्मक विकृति में व्यक्ति आसानी से बीच का रास्ता नहीं देखता है, काले और सफ़ेद रंग के चरम में ही फंसा रहता है। इन्हें चीज़ें बहुत अच्छी या फिर बहुत बुरी दिखाई पड़ती हैं। इस विकृति में लोग समन्वय करना नहीं जानते। पर जैसे जैसे हम मानसिक रूप से मजबूत होते जाते हैं, हम अधिक लचीलेपन के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। उदाहरण के लिए, ऊपर दिए गए दूसरे उदाहरण के संदर्भ में, अगर मुझे वह प्रमोशन नहीं मिलती है तो मैं पूरी तरह विफल, फेलियर हूँ। एक लचीला दृष्टिकोण यह होगा, अगर मुझे वह प्रमोशन नहीं मिलती है तो शायद इसके पीछे एक कारण होगा। मैं कोशिश जारी रख सकता हूँ और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता हूँ।
केवल एक घटना या एक उदाहरण लेने की प्रवृत्ति और इसे एक पूरे पैटर्न के लिए सामान्यीकृत करने की प्रवृत्ति जो वास्तव में नहीं होती है। उदाहरण के लिए, यदि आपको पहली बार काम करने में देर हो रही है, लेकिन तब आप अपने आप से कहते हैं, मैं हमेशा हर चीज़ के लिए देर से आता हूँ, यह वास्तव में सच नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पहली बार देर हो रहे हैं। अगर आपको एक बार भी डांटता है तो आप सोचते हैं, वह हमेशा मुझ पर चिल्ला रहा है। यह भी वास्तव में सच नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि यह पहली बार है जो व्यक्ति आपको डांट रहा है। दूसरी तरह से सामान्यीकरण को देखा जाए तो उसका एक पहलू ऐसा भी दिख सकता है। यदि आप किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति से मिलते हैं तो आपके लिए बहुत प्यारा और दयालु लगता है, तो आप मान लेते हैं कि उस राज्य का हर व्यक्ति उतना ही मीठा और दयालु है। अब बढ़ते हैं नकारात्मक फ़िल्टरिंग की तरफ। नकारात्मक फ़िल्टरिंग केवल नकारात्मक जानकारी पर ध्यान केंद्रित करने और सकारात्मकता को अनदेखा करने की प्रवृत्ति है। व्यक्ति सकारात्मक प्रतिक्रिया को खारिज कर देता है और नकारात्मक प्रतिक्रिया को पकड़ के रखता है। भले ही आप कई काम अच्छे से करते हों, लेकिन आप इन बातों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते हैं और यहाँ तक कि अपनी उपलब्धियों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। इसके बजाय आप एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आप अच्छी तरह से नहीं कर पाते। उदाहरण, मैं आम तौर पर हमेशा समय पर अपना काम करता हूँ, लेकिन इस बार मुझे देर हो गई। मैं बहुत असक्षम और बेकार हूँ। मान लें कि आपके बच्चे वास्तव में आज्ञाकारी हैं। वो स्कूल में अच्छा करते हैं, वे खेल खेलते हैं, घर पर मदद करते हैं, वह शराब नहीं पीते, ड्रग्स का उपयोग नहीं करते हैं और आपको लगभग हर दिन कॉल भी करते हैं। यदि आप अपने आप से कहते हैं, मेरे बच्चे इतने बुरे हैं, वो जब भी फ़ोन करते हैं यह नहीं बोलते कि वो मुझे कितना याद कर रहे हैं, यह नकारात्मक फ़िल्टरिंग है। आप उनके सभी अद्भुत गुणों को नज़रअंदाज करते हैं और एक छोटी चीज़ को जाने नहीं देते हैं जो उन्होंने आपसे नहीं कहा। इसलिए नेगेटिव फ़िल्टरिंग सभी सकारात्मक सूचनाओं को अनदेखा करता है और केवल नकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करता है। लेबलिंग अत्यधिक अति सामान्यीकरण का एक रूप है। हम केवल एक उदाहरण या अनुभव के आधार पर किसी और के खिलाफ या खुद के खिलाफ भी मजबूत निर्णय ले लेते हैं। लेबलिंग में हम किसी व्यक्ति के संपूर्ण चरित्र और व्यक्तित्व का वर्णन करने के लिए गलत तरीके से केवल एक शब्द का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। वह महिला हमेशा चिंतित रहती है। यह सीआरपीएफ में रहने के काबिल नहीं है। यह आदमी एक कामचोर है। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि इंसानों के गुण भूलकर उनकी सिर्फ बुराई देखना, उसका उस पर लेबल लगा देना, जैसे कि वो औरत अयोग्य है, वह आदमी कामचोर है। ऐसा करने से हम कभी भी किसी में अच्छाई नहीं देख पाते। चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा नकारात्मक रूप में अतिरंजित करने की प्रवृत्ति, आप या किसी और से हुई गलती को बढ़ाना या प्रलयंकारी बना देना। अगर मुझे अपने बॉस से डांट मिलती है तो इसका मतलब है कि वह मुझे काम से निकाल देने वाला है और फिर मैं कभी काम नहीं करूँगा, मैं सड़कों पर रहूँगा। अगर मेरी पत्नी का फ़ोन व्यस्त है, यानी वह मुझसे बात नहीं करना चाहती है। ऐसा क्यों कर रही है? क्या वो मुझे तलाक देना चाहती है? जीवन में कभी कभी हमें डांट पड़ती है
और जब हम किसी को फ़ोन करते हैं तो फ़ोन व्यस्त हो सकता है। हमें उसे अपने मन में भयानक आपदा की ओर मोड़ने की ज़रूरत नहीं है, भले ही कोई सबूत ना हो। इस प्रकार की संज्ञानात्मक विकृति को समझना हमारे लिए बहुत मददगार हो सकता है। यदि हम मन में नकारात्मक विचारधारा के प्रति जागरूक हो सकते हैं तो हम उन्हें बदलने के तरीके सीखने की दिशा में हैं। हम नकारात्मक विचारधारा से सकारात्मक विचारधारा की ओर बढ़ सकते हैं और यह बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं कि क्या हम इन संज्ञानात्मक विकृतियों के साथ काम कर सकते हैं। इस गतिविधि में 2 या 3 लोगों के प्रत्येक छोटे समूह को 1 या 2 संज्ञानात्मक विकृति दी जाएगी। इस विकृति को दिखाने के लिए एक अच्छी स्थिति बनाने के लिए अपने छोटे समूह में 15 या 20 मिनट का समय लें। 4 स्टेप मॉडल का विशेष रूप से उपयोग करते हुए उसी तरह हमने इस पहले सत्र में श्वेता और बीना के बारे में बताया। आप एक रोल प्ले, एक स्किट भी बना सकते हैं, लेकिन आपको 4 स्टेप मॉडल का उपयोग करके अपनी विकृति को बहुत अच्छी तरह से समझाना होगा। आप यहाँ अपनी विकृति दूसरों को सिखाएंगे। स्किट की लंबाई लगभग 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ गतिविधि में मदद करने के लिए विकृति की लिस्ट है। यहाँ पर वीडियो रोकें ताकि आप सभी विकृतियों का एक लिस्ट देख सकें। स्लाइड पढ़ें। हमारा दिमाग नकारात्मक विचार एक दुनिया बनाता है जो वास्तव में मौजूद नहीं है, फिर भी हम ऐसा व्यवहार करते हैं मानो यह सत्य है। लेकिन क्या हमारे पास अपनी कहानी की पुष्टि करने के लिए सबूत है? हम कैसे जानते हैं कि यह सच है? विशिष्ट नकारात्मक विचार पैटर्न विशिष्ट संज्ञानात्मक विकृतियों को पहचानने और नाम देने में सहायक है। हमें अपने मन से सवाल करना चाहिए,